धमनी और शिराओं के बीच। अब धमनी और शिराओं में जो चीज बहती है वो क्या है? ब्लड है। ब्लड के लिए बहुत बार, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि वैसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारी बार आ चुके हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल क्वेश्चनों में कि ये एक जो है तरल संयोजी उत्तक है। अब उत्तक क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि भाई शरीर की जो कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके और एक छोटा पार्ट बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। जैसे कि एक स्किन है, हमारी त्वचा है, वो एक तरह का समझ लो उत्तक है। उसी तरीके से खून भी बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो खून भी एक उत्तक है। उत्तक कई प्रकार के होते हैं, और जनरली क्योंकि हमारा शरीर क्या है? ठोस है, तो उत्तक ठोस होते हैं। तो खून की जो खासियत है वो ये है कि वो ठोस नहीं है, सबको हमें पता है कि क्या है? लिक्विड है, यानी कि तरल है। तो खून एक तरल उत्तक है, पहले तो, सबसे पहले तो। दूसरी बात यह है कि उत्तकों के कार्यों के हिसाब से कुछ उत्तक होते हैं जो किसी दो अंगों को जोड़ते हैं, लेकिन खून तो पूरे शरीर को ही आपस में जोड़ रहा है, ठीक है ना? सारा का जो सारा शरीर है वो खून के माध्यम से कनेक्ट है। जो दवाएं वगैरह होती है ये खून ही शरीर के पर्टिकुलर हिस्से में पहुंचाता है। तो खून पूरे शरीर को जोड़ने वाला उत्तक है एकमात्र। तो इसलिए खून क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है कि एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है? यानी खून कोई अंग नहीं है, बल्कि क्या है? एक उत्तक है। अब यहां पर खून लिक्विड है, ये भी सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। खून में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं कि खून का जो पीएच है वो कितना होता है? 7.4। यानी कि खून जो है, ये भी हमारी बात हो गई थी कि भाई 7 से ऊपर किसी का पीएच होता है तो वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। लेकिन ये 7 से कोई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हल्का, या फिर और शुद्ध हिंदी में बोलो तो दुर्बल। दुर्बल या हल्का क्षारीय होता है ये, ठीक है ना? तो ये खून का पीएच है, खून जो है वो हल्का क्षारीय होता है। और ध्यान रखना कि ये जो खून है इसका जो पीएच है, हमारे खाने पीने की जो बैड हैबिट्स होती है उसकी वजह से ये पीएच कुछ थोड़ा बहुत नीचे गिरने लगता है, यानी कि 7.3 भी हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये जब खून का पीएच नीचे गिरता है, यानी खून थोड़ा अम्लीय होने लगता है, उसकी क्षारकता में कमी होने लगती है, उस वक्त जो है हमें कई सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये हमारे खून का पीएच जो है वो मेंटेन रहे। जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो उस पाचन तंत्र में ये बात पढ़ी थी कि हमारे खाने के लगभग चीजें है वो कैसी है? वो अम्लीय होती है ऑलरेडी, या फिर उदासीन होती है, या तो अम्लीय होती है या फिर उदासीन होती है। हालांकि जो स्वादिष्ट जो खाना होता है, मसालेदार होता है किसी और, तो वो सारा खाना अम्लीय होता है। तो अम्लीय खाना होता है तो हमारे खाने के अंदर अम्लीय भोजन की मात्राएं आजकल ज्यादा है। ये फास्ट फूड वगैरह सारी जो चीजें हैं, ये इस वजह से खून का पीएच कुछ गिरता है, चाहे बिल्कुल पॉइंटों में ही गिरे, और उसके गिरने से फिर स्किन से रिलेटेड डिजीज जो है वो हो जाती है। अब यहां ध्यान रखना कि ऐसे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अब वो जिस प्रॉब्लम से हम सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं वो ये है कि स्किन खराब होने लग जाती है। स्किन से रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम्स है, खासकर जो फेस पर है, स्किन भी अगर खराब होती है तो फेस वाली जो स्किन जो खराब होती है तो हम ज्यादा जो है वो चिंतित होते हैं। तो ठीक है ना?
तो फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है। हालांकि प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे ज़्यादा कोई डिटेल से। तो उसका इलाज क्या होता है? उसका इलाज यही है कि भाई आप क्षारीय खाने हैं या लिक्विड्स है वो आप खाएं, ठीक है ना। तो जो बेसिक जो फूड होता है वो बहुत ही कम है मात्रा में, जैसे कि ये जो ग्वार पाठा है इसका जूस पीते हैं स्किन को सही रखने के लिए। तो वो स्किन सही रखने के लिए नहीं है, वो एक्चुअल में ब्लड को सही रखने के लिए है। उस ग्वार पाठे का जो जूस है वो क्या होता है? वो क्षारीय होता है कि आपके खून में जो अम्लता बढ़ रही है उस अम्लता को वो कम करता है। कुछ एक ही चीजें हैं, ये जो हरी सब्जियां हैं, जो खीरा खाया जाता है, ये जो चीजें है ना, ये सब बेसिक है। ये मतलब हरी सब्जियां जो है, कुछ जिनका उपयोग स्किन के केयर के लिए किया जाता है, तो वो स्किन की केयर नहीं है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में ब्लड की केयर है। क्योंकि ब्लड सही रहेगा तो स्किन अपने आप सही रहेगी। तो वो क्षारीय जो भोजन है वो एक्चुअल में क्षारीय, मतलब ये जो स्किन है सही करने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो अगर हम उसको वैसे ही उनको खा लें तो प्रॉब्लम होएगी नहीं। जैसे कॉमन जो चीज जो पाई जाती है ये सब्जियां हैं, कुछ एक जो हरी सब्जियां होती है, पत्तेदार नहीं, नॉर्मली बिना पत्ते वाली। और दूसरा जो पत्तेदार में बात करें तो जो पुदीना है, वो पुदीना जो है वो भी क्षारीय होता है। और जो पुदीना का जूस जो होता है उससे जो क्षारीय लेवल है खून का अच्छा सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो उसको भी जो है यूज करने पर जो है ये इस तरीके की एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, वरना ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको बताती है। तो ये खून का क्षारीय रहना, पीएच रहना जरूरी है। ये पीएच गिर ना जाए, नीचे नहीं आना चाहिए। इस 7.4 से इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वरना इससे बहुत सारी बीमारियां जो है उसका ये रीजन बनता है। खून का पीएच, खून का, जैसे आपने पाचन तंत्र में पढ़ा कि अमाशय में क्या होता है कि अगर अम्लीय माध्यम नहीं होता तो खाना पचता ही नहीं, उसका वो वर्क नहीं कर पाता, वो एक माध्यम पे डिपेंड होता है। अम्लीय माध्यम का मतलब वहां पीएच आपको 7 से कम मिलेगा। फिर छोटे आंत में आएगा तो छोटे आंत में क्षारीय माध्यम होना चाहिए, यानी पीएच वहां 7 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके छोटी आंत अपना वर्क, छोटी आंत में जो वर्क होता है पाचन का वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यही बात खून के लिए भी है कि खून का भी पीएच जो है वो हल्का क्षारीय रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरेगा तो फिर खून भी अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है यानी उसके अंदर जो होते हैं वो नहीं कर पाएगा, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने का। अब जो खून है वो खून मनुष्य में 5 से 6 लीटर पाया जाता है पुरुष में, तो और जो महिला होती है उसमें 4 से 5 लीटर पाया जाता है। जनरली जो शरीर का जो भार होता है, उस भार का एक नॉर्मल व्यक्ति का एक जो भार होता है, उस भार का 7% जो होता है, ये परसेंटेज याद रखना, वो 7% किसका भार होता है? खून का भार होता है। यानी कि आप समझ लें कि किसी में, अब यहां ध्यान रखना, कई लोग कई बार क्या होता है कि कई चीजों को मिक्स कर देते हैं, तो वो फिर गड़बड़ होती है। कि अब मैंने यहां पे बोला है कि भार का 7%, अब किसी का वजन 100 किलो है, तो 100 किलो है तो यहां पर उसका खून उसके अंदर कितने किलो हो गया? 7 किलो हो गया। लेकिन अब आप सोचोगे कि आपने तो कहा है कि 5 से 6 लीटर ही होता है, ये 7 कैसे हो गया? तो ये 7, ये ध्यान रखना, ये आयतन है, वॉल्यूम है, और वो क्या है? वो वहां भार की बात की है परसेंटेज में, इनका कोई रिलेशन नहीं आपस में। समझ में आ गया ना? जो पेट्रोल होता है ना, जो पेट्रोल हम गाड़ियों में भरवाते हैं,
तो पेट्रोल गाड़ियों में जब हम भरवाते हैं तो यहां पेट्रोल का 1 लीटर पेट्रोल का वजन भी अलग अलग हो सकता है। और ये आप इस बात का अगर ध्यान रखो तो आपको फायदा होगा कि अगर जैसे सर्दियों के मौसम में तो इतना फर्क नहीं, गर्मियों का जो मौसम है उस गर्मियों के मौसम में जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो आपको पता है पदार्थ टेम्परेचर से फैलता है। तो टेम्परेचर से पदार्थ जब फैलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन बढ़ जाएगा तो 1 लीटर है ना वो वजन के अकॉर्डिंग कम पेट्रोल आएगा। अब आपने दोपहर के 2 बजे जब खूब तेज धूप होती है उस समय जब आपने पेट्रोल भराया तो आप ये देखना फिर आपकी गाड़ी कम एवरेज देगी, फिर यानी वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। तुलनात्मक तौर पे 5-7 किलोमीटर कम की एवरेज मिलेगी आपको उससे। और वही अगर आपने सुबह सुबह 6 बजे मान लीजिए जाके पेट्रोल भरवाया या रात को भरवाया, पूरी तरह से रात को 9 बजे बाद 10 बजे सूरज डूबने के 2-3 घंटे के बाद, तो उस केस में वो एवरेज ज्यादा देगा क्योंकि टेम्परेचर कम होने पर क्या होगा, आयतन उसका वापस कम हो जाता है तो 1 लीटर में ज्यादा पेट्रोल आता है। तो ये टेम्परेचर होने पर और नहीं होने पर दोनों कंडीशंस में जो होता है। तो यहां ध्यान रखना, यहां आयतन है, ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम इतना ही रहेगा लेकिन वजन जो है, ठीक है ना, वो वजन जो है कम ज्यादा हो सकता है। कई जने इसको मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स नहीं करना है क्योंकि लोगों के वजन 120 किलो के होते हैं, उसमें और ज्यादा हो जाएगा, 8 किलो के लगभग खून हो जाएगा, लेकिन वो लीटर में उतना ही रहेगा। जाहिर सी बात है खून गाढ़ा हो जाता है उसमें, इसीलिए खून गाढ़ा हो गया तो हृदय संबंधी प्रॉब्लम्स होती है। फिर ये बात है, खून के जिस विज्ञान की शाखा में खून का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोला जाता है। ये ब्लड के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि किस प्रकार से। अब ब्लड के प्रेशर के बारे में कल बात हो गई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, ये भी कंपटीशन में बता दिया था आपको। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, जब हृदय संकुचित होता है और शिथिल होता है, फैलता और सिकुड़ता है, तो जब सिकुड़ता है तो प्रेशर ज्यादा होगा और फैलता है तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारी जो हड्डियां होती है उन हड्डियों के बीच में जो है गुदा पाया जाता है, ठीक है ना। हड्डियों के बीच में जो गुदा पाया जाता है आप लोगों को सबको मालूम ही होगा, तो वो जो गुदा है उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ठीक है ना। ये बोन मैरो जो होता है, तो ध्यान रखना कि खून जो है वो कहां बढ़ता है, बोन मैरो में बढ़ता है। और ये अलग अलग भी पूछा जाता है, अभी हम खून के पार्ट्स पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो ये बोन मैरो में ही बनती है। अब खून बनता है अस्थि मज्जा में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जो बच्चा मां के पेट में होता है, तो उस वक्त उसके अंग विकसित जब तक नहीं होते तो वो एक जो है आप समझ लें एक गांठ की शक्ल में रहता है एक निश्चित समय तक। तो वो जब गांठ की शक्ल में जब रहेगा तो उसको भ्रूण बोलेंगे। तो ये जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण में ये बोन मैरो, क्योंकि हड्डियां नहीं है, भ्रूण में उस समय हड्डियां नहीं विकसित होती है,
तो इस समय इसका निर्माण किसके अंदर होगा? यकृत में होगा। तो जो बच्चा माँ के पेट में होगा उस कंडीशन में इसका निर्माण जो है यकृत में होगा। ये बात एक अलग है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वहां खून को ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है माँ के पेट में, क्योंकि सारा उसका वर्क जो है वो कौन करता है? जो माँ का खून है वही करता है। उसकी जो केयर है, उसके जो वर्क्स हैं वो सब वही करता है। लेकिन फिर भी खून होना तो चाहिए, कम से कम दौड़े सही काम नहीं करे तो ये दौड़ना जो है उसके लिए खून बनाना पड़ेगा। तो जब बोन मैरो नहीं है तो फिर कौन बनाएगा इसको? लीवर बनाएगा। ठीक है, तो भ्रूण की अवस्था में यानी माँ के पेट के अंदर इसको खून को कौन बनाएगा? यकृत बनाएगा, लीवर बनाएगा। ये लीवर की एक और इंपॉर्टेंस है। अब रक्त का संगठन। अब देखिए रक्त लिक्विड जरूर है, लेकिन रक्त लिक्विड है लेकिन ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक पार्ट जो होता है वो इसका लिक्विड होता है और एक पार्ट जो होता है वो इसका सॉलिड होता है। खून के भी अब दो पार्ट हैं, तो खून का जो लिक्विड हिस्सा है उस लिक्विड हिस्से को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, इस लिक्विड हिस्से को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और खून का जो सॉलिड हिस्सा है उस सॉलिड हिस्से को क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं, या फिर शुद्ध हिंदी में बात करें तो रुधिराणु। और ये खून का कौन सा पार्टिकल है? ठोस पार्टिकल है। इन्हें सिर्फ कणिकाएं भी बोल सकते हैं। तो ये खून के दो पार्ट होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। इसमें से खून का 55% हिस्सा वो क्या होता है? लिक्विड होता है, प्लाज्मा होता है। यानी प्लाज्मा खून का कितना परसेंटेज के हिसाब से खून में कितना प्लाज्मा होता है? 55%। तो 55% हिस्सा खून का द्रव होता है। खून द्रव जरूर है लेकिन उसमें भी सॉलिड चीजें बहुत सारी होती है। और दूसरा जो खून का सॉलिड हिस्सा है वो सॉलिड हिस्सा कितना है? 45%। रक्त कणिकाएं कितनी होती है? 45%। ये वाली बात पूछी हुई है कि प्लाज्मा कितने परसेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा है, इसमें ध्यान रखना प्लाज्मा में सिर्फ 90% केवल पानी होता है। ठीक है, प्लाज्मा में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लिक्विड है, प्लाज्मा में भी बहुत सारी चीजें घुली हुई है। यानी कुछ जो घुले हुए ठोस हैं वो अभी भी इसमें बाकी है। वहां जो अलग हो रही है वो क्या चीज है? जो प्लाज्मा में घुलनशील नहीं है। अगर आप खून को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और टेस्ट ट्यूब में लेके उसको कुछ देर रखा रहने देंगे, घंटा 2 घंटा, तो अपने आप देखोगे कि ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये नीचे बैठ जाएगी। ये सॉलिड है, ये नीचे बैठ जाएगी। आप देख सकते हो इस चीज को बिल्कुल आराम से कि खून का जो लाल हिस्सा है, कणिकाएं हैं, वो बिल्कुल नीचे एक छोटे से स्थान में बैठ गया और बाकी खून बिल्कुल पतला पतला। वैसे खून के आर पार नहीं दिखता लेकिन हल्का सा आप समझ लो कि पारदर्शक भी वो हो जाता है। ठीक है ना, उसका रंग हल्का पीला सा हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि प्लाज्मा का रंग पीला होता है, लेकिन जनरली अगर प्रैक्टिकल बात करें तो ये प्रैक्टिकली ये लाल भूरे से कलर का दिखाई देता है जो प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में ध्यान रखना कि 90% तो क्या है? पानी है। 7% इसमें प्रोटीन होता है और बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है ना भाई, कई परसेंटेज कई सारी चीजें होती है, उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन उसके अपने को बात करने की यहां जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और है कि एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सीरम। दोनों ही लिक्विड पार्ट है खून के। जो रक्त होता है उस रक्त का जो लिक्विड पार्ट है उसको दो नामों से पुकारा जाता है, एक तो प्लाज्मा और एक होता है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? तो ध्यान रखना कि अगर हमने जो खून है
उस खून को शरीर से बाहर निकल गया, खून किसी भी तरीके से, चाहे इंजेक्शन से निकाला, चोट लगने पर बाहर आया, खून जब शरीर से बाहर आ गया तो आपको पता है कि जैसे ही खून बाहर आएगा, बाहर आते क्या हो जाएगा, जम जाएगा खून। तो शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता, अंदर इसको बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। खून के जमने को क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना, क्लॉट होना, क्लॉटिंग होना, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो शरीर के अंदर क्यों नहीं होती, तो ध्यान रखना अंदर इसलिए नहीं होती कि हमारे शरीर में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। ये एक एंटीकोगुलेंट है, इसको हिंदी में बोलेंगे एंटीकोगुलेंट को प्रतिस्कंदक। हिंदी में वर्ड होता है स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है जमना। कोई भी चीज जो है वो जम जाएगी तो इसको बोलते हैं, हालांकि यहां ध्यान रखना, यहां बर्फ के जमने को स्कंदन नहीं बोलेंगे। स्कंदन एक खास साइंटिफिक वर्ड है कि कोई चीज किसी में घुली हुई हो, कोई सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में से कोई सॉलिड चीज निकल के आ जाए बाहर, ये जो चीज होती है ये स्कंदन होती है। जैसे दूध में से मलाई जो बनती है वो स्कंदन है। उसका कारण क्या है कि वो दूध में घुले हुए थे, लेकिन जब हमने दूध को गर्म किया तो गर्म करने पर उसमें एक घुली हुई चीज सॉलिड रूप में विलियन में से क्या आ गई, दूध में से क्या आ गई, बाहर आ गई। तो ये स्कंदन कहलाता है। तो ध्यान रखना ये जो हिपेरिन है ये हमारे अंदर नेचुरल जो है एंटीकोगुलेंट है, प्रतिस्कंदक है, जो जमने से रोकता है, खून की किसी भी चीज को बाहर निकलने नहीं देगा। स्कंदन क्या हो गया, खून की कोई चीज बाहर निकल के आ जाएगी तो ये हिपेरिन क्या करेगा, हिपेरिन खून को जब तक शरीर के अंदर है तब तक जमने नहीं देगा। लेकिन अगर खून के बाहर आ गया, आप समझ लें कि हवा लग गई, खून हवा के कांटेक्ट में जैसे ही आया ये हिपेरिन इनएक्टिव हो जाता है, और जैसे ये इनएक्टिव हो जाता है खून क्या हो जाता है, जम जाता है। खून जब जम गया, जमने के बाद आप देखेंगे खून को, अब जमने के बाद में खून में से एक पीला पीला पदार्थ निकलता है। ये वास्तव में पीला होता है, दिखने में भी पीला नजर आएगा आपको। ये पीला पदार्थ सीरम कहलाता है, ये प्लाज्मा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया कि खून निकाला, और खून जब निकालते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जब खून का, जाहिर है खून किस लिए निकालते हैं, खून का टेस्ट करने के लिए निकालते हैं। तो खून का टेस्ट करने के लिए निकालते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए प्लाज्मा की जरूरत होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए सीरम की जरूरत होती है। तो जनरली जब उनको जमने नहीं देना होता खून को, तो वो क्या करते हैं कि पहले से इस हिपेरिन की तरह ही और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं। जैसे एक केमिकल होता है ईडीटी है, ये ईडीटी है, उसमें टेस्ट ट्यूब में पाउडर डाल देते हैं, नमक जैसा केमिकल होता है ये, इसमें डाल देते हैं। डालते ही क्या होता है कि अब खून को उसमें डाल दिया तो अब ये ईडीटी भी खून को जमने नहीं देगा, ठीक है। अब जमने नहीं देगा, अब खून जमेगा नहीं। अब आपने खून को रख दिया तो रखने पर ये रक्त कणिकाएं धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। हालांकि ये काफी टाइम लगता है, इसलिए तो टाइम लगता है इसलिए जो खून जांच करने वाले होते हैं उनके पास एक मशीन होती है जो खून को घुमाती है, और उसकी स्पीड होती है वो 1 सेकंड में 1500 चक्कर लगाती है, मिनिमम होता है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो उसको खून को तेजी से जब घुमाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सारी रक्त कणिका नीचे बैठ जाती है, और नीचे बैठ जाती है, ऊपर खाली क्या बन जाता है, प्लाज्मा बच जाता है। तो प्लाज्मा कब बोलेंगे, अब रक्त कणिकाएं तो दोनों में नहीं है, ना सीरम में है ना प्लाज्मा में है, समझ में आ गया ना। लेकिन प्लाज्मा कब बोलेंगे, जब खून जमा नहीं है, जमा नहीं है। अब इसको साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे कि भाई स्कंदित नहीं हुआ खून, उस समय तो वो प्लाज्मा है। और स्कंदित हो गया, तो स्कंदित हो गया तो वो रक्त कणिकाएं तो अपने आप ही अलग हो गई। अब जो चीज बची है वो क्या कहलाएगी, सीरम कहलाएगी, ठीक है। अब जनरल साइंस में कई बार इन दोनों को एक भी चीज बोल देते हैं, जो सही तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि भाई इसमें
वो क्या नहीं है, रक्त कणिकाएं नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये है प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा जो है इसका कितना बड़ा पार्ट होता है। अब ये देखिए, अब हम सबसे पहले जो है अब रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त कणिकाओं में ये देखिए डायग्राम है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, ये देखिए ये अंडाकार होती है, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है ना। और जो लाल रक्त कणिकाएं शरीर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, खून का जो लाल रंग होता है वो इन लाल रक्त कणिकाओं की वजह से होता है। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है। जो लाल रंग का होता है उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और हीम एक आयरन का यौगिक होता है। लोहा जो होता है लोहे का यौगिक होता है, इसलिए खून की कमी होती है, उनको आयरन की गोलियां दी जाती है। तो खून की कमी अगर किसी में कही जा रही है तो इसका मतलब भी यही है कि उसमें आरबीसी, या आरबीसी का नहीं कहना चाहिए बल्कि हीमोग्लोबिन कम है। समझ में आ गया ना। तो ये खून का मेन पार्ट है। उसके बाद में श्वेत रक्त कणिकाएं, ये वाली, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ये वाली जो है व्हाइट ब्लड कार्पल्स है। ये देखिए ये मोनोसाइट, सबसे बड़ी आकार में देख रहे हो आप, सबसे बड़ी जो है वो कौन है, श्वेत रक्त कणिका है। ठीक है, पहले तीनों में से तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है, अभी हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे, और प्लेटलेट्स। उसमें से अगर तीनों में से बड़ी पूछे सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बड़ी पूछी जाएगी, तो बड़ी जो है वो कौन सी है, ये व्हाइट ब्लड सेल है। और इन व्हाइट ब्लड सेल में भी, ये व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाएं 5 तरह की होती है। तो इनमें भी एक होती है, इसका नाम होता है मोनोसाइट। चलो फिर वो अपन आगे पढ़ लेंगे। और ये देखो, ये जो नजर आ रहे हैं ब्राउन ब्राउन, ये क्या है, प्लेटलेट्स है। ये प्लेटलेट्स क्या करती है, खून का थक्का जमाने का काम करती है। हालांकि ये अकेले नहीं करती, बहुत सारी चीजें मिलकर और खून का थक्का जमाती है। खून का थक्का जमने का मतलब है कि अगर हमारी चोट लग जाती है तो कुछ समय के बाद खून बहना बंद हो जाता है। तो ये खून बहना जो बंद हो गया, इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं कि खून का क्या जम गया, खून का थक्का जम गया। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जमेगा तो अगर एक सुई भी चुभ गई तो शरीर का सारा खून निकल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। मेरा हीटर इसका रंग हल्का पीला होता है। अब देखिए यहां पर ज्यादातर हम इसकी बात कर ही चुके हैं। मैंने आपको बताया कि खून का रंग लाल किसकी वजह से होता है, लाल रक्त कणिकाओं की वजह से होता है। अगर अब आपने लाल रक्त कणिकाएं तो हटा दी, बल्कि सभी कणिकाएं हटा दी, तो सभी कणिकाएं हटा दी तो खून में हमने पढ़ लिया था ना कि क्या चीज होती है, बिलिरुबिन होता है, जो पीलिया जिसकी वजह से होता है। हालांकि पीलिया नहीं हो तब भी बिलिरुबिन तो होता है। पीलिया के दौरान इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो लाल रक्त कणिकाओं पे भी हावी हो जाता है। पीला रंग जो है, लाल रंग पे पीला रंग हावी हो जाता है, लेकिन होता हमेशा है ये बिलिरुबिन। तो अब क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं जब तक है, जब तक तो वो इसको नजर नहीं आने देती, लेकिन अब वो हट गई तो हल्का सा इसका रंग जो है वो पीला नजर आता है, किसका, प्लाज्मा का। ठीक है, इसके बाद ये ध्यान रखना, इसमें ये प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन और फाइब्रोनोजन। ये प्रोटीन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सीरम में और प्लाज्मा में क्या फर्क होता है, तो वो इन प्रोटीन का फर्क होता है कि ये फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है ये निकल जाता है जब ब्लड में से, तो जैसे ये निकलेगा वैसे ही खून क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है ना। ये भी क्या करता है, ये यहां पर
कई सारी चीजें, या आप ऐसे कह दो निकल जाने का मतलब यह है कि ये किसी से क्रिया कर लेगा, इसको वो क्रिया करने वाली चीजें मिल जाएगी, तो क्रिया करके और ये खून का थक्का जमा देगा, यानी खून को जमाने का काम करता है। तो खून जब जम गया तो ये अपना काम करके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सीरम में ये चीज नहीं होती इस तरीके से, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में हम सारी बातें ये कर ही चुके हैं। अब इसका काम प्लाज्मा का, तो जाहिर सी बात है कि जो खून का काम है वही प्लाज्मा का काम है। और ये लिक्विड पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खून को क्या होना है, शरीर के अंदर बहना है, फ्लो करना है। तो फ्लो करना, लिक्विड जो है वो आसानी से फ्लो कर सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें घुली हुई भी रहती है, तो ये प्रोटीन्स वगैरह हैं वो इसमें घुले हुए रहते हैं। और ये पीएच के मान को क्या करता है, संतुलित करके रखता है, ठीक है ना। रक्त का थक्का जमाने में बता ही दिया आपको, सहायक होता है। और ग्लूकोज को, खून का एक काम क्या है कि भाई छोटी आंत में खाना पच गया, ग्लूकोज बन गया, उसको कहाँ पहुंचाएंगे, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाएंगे। ये सारे वर्क जो है वो किसके हैं, प्लाज्मा के। चलो ठीक है, कल हम ब्लड जो है